अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात खबरों की नहीं बल्कि आपकी सेहत की होगी, क्योंकि खबरों का ताल्लुक भी हमारी सेहत से ही होता है। अगर हमारी सेहत ठीक रहती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं तो हमारा दिल हर एक चीज़ को करता है। लिहाजा आज मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको उस रिसर्च के बारे में बताने जा रही हूँ जो डायबिटीज़ यानी शुगर से जुड़ी है। और ये रिसर्च ऐसी है जिससे आपकी शुगर ना सिर्फ कंट्रोल हो सकती है बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकती है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और हो सके तो कहीं इसको नोट ज़रूर रख लें। लेकिन सबसे पहले आपको आज की बड़ी खबरें बताती हूँ। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने अयोध्या में हो रही राम की पूजा पर सवाल उठाए हैं और ये पूछा है कि अयोध्या में सिर्फ भगवान राम की ही मूर्ति क्यों है, वहाँ उनके परिवार की मूर्तियाँ क्यों नहीं हैं। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की सरकार महिलाओं के लिए नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और हिमाचल में हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। ये पैसा उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं या फिर जिनके अकाउंट्स में पेंशन नहीं आती है। और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट का ऐलान किया है। ये कैंडिडेट मोहम्मद अब्दुल सलाम है। इन्हें केरल के मल्लापुरम से टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद अब्दुल सलाम ने कहा है कि देश का मुसलमान अंधेरे में जी रहा है, उसे मोदी के विकास वाली लाइट की जरूरत है। उधर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मोदी के गुजरात मॉडल की तारीफ की है और ये कहा है कि किसी भी प्रदेश की तरक्की पीएम मोदी के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती। तो दोस्तों, अब आते हैं सेहत से जुड़ी खबरों पर। दरअसल आज हिंदुस्तान टाइम्स ने एक जानी मानी न्यूट्रियोनिस्ट चारू दुआ से बात करके डायबिटीज को रोकने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए हैं। और जब मैंने इन पॉइंट्स को पढ़ा तो मुझे ये लगा कि जो बातें डॉक्टर चारू ने बताई हैं वो मैं अपने दर्शकों को भी बतानी चाहिए। लिहाजा आप इन पॉइंट्स को गौर से सुने। डॉक्टर चारू ये कहती हैं कि एक शुगर के मरीज का लाइफ स्टाइल ही उसकी शुगर को कंट्रोल या फिर ज़्यादा बढ़ा सकता है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि जिस शख्स को डायबिटीज़ या फिर जो शख्स ये चाहता है कि उसे डायबिटीज़ ना हो तो उसे अपने लाइफ स्टाइल यानी अपनी दिनचर्या का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है और उसे दिन के शुरू होने से लेकर रात तक अपनी डाइट ऐसी रखनी है जो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो। मिसाल के तौर पर जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उन्हें सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर एक अच्छा बैलेंस ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और ये नाश्ता अगर लो फाइबर और सिंपल कर्ब्स वाला हो तो कहना ही क्या है। खैर, आज मैं आपको 5 ऐसे सुपर फूड्स बताने जा रही हूँ जो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रख सकते हैं और अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है वो इन सुपर फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करके उसे भविष्य में होने से रोक सकते हैं। तो पहला सुपर फूड है बिटर ग्राउंड जूस यानी करेला का जूस। आई नो करेले का नाम सुनते ही आपके जहन में कड़वाहटपन आता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने करेले का जूस सुबह मॉर्निंग में अपनी डाइट का हिस्सा बना लिया तो फिर इस जूस से आपके शरीर में डायबिटीज़ के खतरे को ज़रूर कम कर देगा। करेले का जूस शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। करेले में मौजूद पॉलीपेप्टाइड्स भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। डॉक्टर दुआ जो दूसरा सुपर फूड बताती हैं वो है फेनुग्रीक सीड्स, जिसे मेथी दाना कहते हैं। रात भर भीगे हुए मेथी दाने को सुबह उठकर खाने से भी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। और तीसरा सुपर फूड है आंवला जूस। इसके बारे में कहा जाता है कि ये विटामिन सी का पावर हाउस है और ये एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी जाना जाता है। आंवला जूस भी अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं तो फिर आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथा सुपर फूड डॉक्टर दुआ बताती हैं वो हल्दी है। यकीन मानिए ये एक ऐसा सुपर फूड है जो हर घर में मौजूद होता है। कई सारी स्टडी ये बताती हैं कि हल्दी में मौजूद सुबह मॉर्निंग में हल्के गर्म पानी या फिर दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पीने से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। और पांचवा और आखिरी सुपर फूड है सिनेमन टी यानी दालचीनी वाली चाय। अगर आप दिन में एक बार दालचीनी वाली चाय पीते हैं तो भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रह सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन 5 सुपर फूड्स को आप याद रखेंगे और अपने लाइफ स्टाइल में शामिल ज़रूर करेंगे।
और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तमाम सुपर फूड्स आपके किचन में मौजूद हैं। फिर चाहे तो हल्दी हो, मेथी दाना हो, दालचीनी हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हाँ, जाने से पहले आज आप कन्नौज की एक मुस्लिम बेटी बुशरा को ज़रूर सुनिए, क्योंकि अगर आप सुपर फूड्स आपके डायबिटीज़ से दूर रखेगा तो बुशरा की कहानी आपको ज़िंदगी में इंस्पिरेशन देगी और आपको ये बताएगी कि ज़िंदगी में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर आप गिव अप नहीं करते, ना उम्मीद नहीं होते, तो फिर आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलती है। खासतौर पर वो महिलाएं जिन्हें ये लगता है कि शादी और बच्चों के बाद उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक गृहस्थी तक सीमित होती है या होनी चाहिए। आज उन्हें 2 बच्चों की माँ और IPS बुशरा की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया। बेसिकली मैं कन्नौज है यूपी में, उसमें एक छोटा सा कस्बा है सौरिक, वहाँ से रहने वाली हूँ। और शादी के बाद मैं अलीगढ़ शिफ्ट हो गई हूँ। तो दोनों ही, पूरा यूपी ही समझ लीजिए, इधर ईस्ट यूपी वेस्ट यूपी अपना घर ही है। गुड, वेरी गुड। तो आपके परिवार में जो हैं वो जो सौरिक में आपका परिवार है, उसमें आपके परिवार में आपके पेरेंट्स के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। परिवार में मम्मी पापा हैं, पापा मम्मी दोनों ही बिजनेस में हैं और खेती बाड़ी भी है घर में। और पापा का पहले ट्रांसपोर्टेशन का काम था, मम्मी की भी एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन। और भाई बड़ा है, वो सिंचाई विभाग में है, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में। और एक बहन है, वो टीचर हैं। तो यही फैमिली है, भाई बहन दोनों। पापा मम्मी का क्या नाम है आपके? पापा का नाम अरशद हुसैन और मम्मी का नाम शमा बानो, भाई अकबर हुसैन, बहन अजरा बानो। तो इसलिए आपका नाम बुशरा अरशद आपको कहा जाता है, चूंकि हाँ, बुशरा बानो है वैसे ऑफिशियल नेम, और शिजरे में बुशरा अरशद क्योंकि पापा का नाम अरशद है। वेरी गुड। बुशरा जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कन्नौज में हुई, शुरुआती पढ़ाई लिखाई, प्राइमरी एजुकेशन। और क्या पढ़ाई की आपने वहाँ? वहाँ पे मैंने सबसे पहले तो हाई स्कूल इंटर, वहाँ का एक बहुत रिनाउंड कॉलेज है, काफ़ी पुराना, ऋषिभूम इंटरमीडिएट कॉलेज, वहाँ से मैंने 12th तक किया। CBSE पैटर्न? नहीं, यूपी बोर्ड से। ओह। हाँ, देन ग्रेजुएशन मेरी भी कन्नौज में ही, मैं मतलब वही स्कूल कॉलेज से हुई है, कानपुर यूनिवर्सिटी से। फिर MBA मैंने लखनऊ से किया। MBA भी है आप? हाँ, फिर मैंने PhD अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की मैनेजमेंट में। फिर पोस्ट डॉक किया MU से। और मैं नेट JRF SRF कुछ बचा है तो वो भी बता दीजिए। तो इतनी सारी पढ़ाई लिखाई। एक चीज और बताने की है कि मैं 18 साल की उम्र में मैंने JRF किया है। इंडिया में शायद मुझसे कम उम्र में किसी ने नहीं किया। मुझे डिग्री भी काफी बाद में मिली थी, क्योंकि उन्हें मुझे मेरी एज पे क्वेश्चन था कि इतनी जल्दी कैसे वेरिफिकेशन किया उन्होंने कि वास्तव में वो 18 की भी कितनी एज है। और मेरी PhD 23 इयर्स में हुई है। अरे जी, ये सवाल तो देखिए अजीब है, लेकिन ये कैसे कर लेती थी? मैंने मतलब हर वक्त पढ़ती रहती थी क्या 24 आवर? हाँ, मैंने बहुत जल्दी पढ़ाई की। हाई स्कूल मेरा मतलब 10th मेरा 12 साल की उम्र में हुआ। 12 साल की उम्र में 10th हुआ, सुन लीजिए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि काफी प्रेरित करने वाली शख्सियत हैं। तो 12 साल की उम्र में आपने 10th किया, यानी 10वीं। हम 10th को यहाँ 10वीं कहते हैं। 10वीं, तो हाँ। 10वीं आपने 12वीं के साल में कर ली। 12 साल में 2 साल की पढ़ने चली गई थी। हाँ, फिर 12th मैंने 14 साल में किया। 12 14 में किया। गुड। ग्रेजुएशन मेरी मतलब BSc मैथमेटिक्स है मेरी, तो मैं वो 17 साल में हुई। MBA 19 साल में हो गया। फिर UPSC करना था, उम्र नहीं थी, तो PhD में एडमिशन ले लिया, तो PhD 23 साल में हो गया। आपको UPSC करने का मन तो 19 के साल में ही था, और JRF नेट JRF तो इसलिए हो गया क्योंकि आपको UPSC में आपकी उतनी मिनिमम एज नहीं हुई थी। गुड। और उसके बाद जो है आपने नेट JRF कर लिया, तो फिर नेट JRF मेरा MBA में ही हो गया था। हाँ, पहले हो गया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद शादी की। अद्भुत जवाब है। बड़ा अद्भुत जवाब है। उसके बाद शादी की। हाँ, मतलब तो शादी PhD के बाद भी मैंने आगरा में शारदा यूनिवर्सिटी, आपने शायद सुना होगा। हाँ, तो उसी का है शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें हिंदुस्तान कॉलेज है, उसमें मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग की। फिर मेरी PhD कंप्लीट हुई। देन फिर मेरी मतलब रिश्ता आया था, तो फिर एक
असमार सऊदी में जजान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो मैंने भी उनकी यूनिवर्सिटी। असमार यानी आपके हस्बैंड? हाँ, असमार हस्बैंड, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। गुड। तो फिर मैंने भी उनकी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया, डेलीगेशन आया हुआ था दिल्ली में, तो मेरा भी हो गया, तो फिर हमारी शादी हो गई, फिर हम सऊदी चले गए। एक ही यूनिवर्सिटी में? हाँ, एक ही यूनिवर्सिटी में। साथ साथ पढ़ाते रहे। सऊदी चले गए, और सऊदी में कितने साल रहे? मैं 2 साल रही। 2 साल रही। तो फिर बीच में आपको कब लगा कि मुझे इंडिया वापस जाना चाहिए? इंडिया कैसे वापस आए फिर? एक्चुअली मुझे यूपीएससी करना था, तो मेरा नहीं और लोगों का रिजल्ट 1 साल यूपीएससी का आया, तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी जाके करना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो बहुत सपोर्टिव हैं वो। उन्होंने कहा ठीक है हम चलते हैं वापस, तो रिज़ाइन हमने कर दिया, हम वापस इंडिया आ गए। ओके। और पहली बार आपने एग्जाम दिया यूपीएससी का ईयर? पहली बार मैंने 2016 में हम वापस आए थे, मैंने 2017 में पहली बार एग्ज़ाम दिया था। उस समय आपकी रैंक? नहीं हुआ था। 2016 में मैंने पीडीएफ ज्वाइन किया, और 2017 में मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया। मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन जब रिजल्ट आया था तो सिर्फ आधे नंबर से नहीं हुआ था, 0.75। नहीं, क्या इसका कारण ये था कि आपका जो मोमेंटम था, जो रिदम बना हुआ था फैमिली में आने की वजह से, गृहस्थी आने की वजह से, वो थोड़ा नहीं ब्रेक नहीं, हुआ था? ऐसा कुछ नहीं था। वो कोई दिन अच्छा होता है, कोई दिन खराब होता है। उसी जिस दिन एग्ज़ाम था उसी से एक दिन पहले घर में डेथ हो गई थी, और उसमें थोड़ा सा काफ़ी इशू, मतलब मैं सो Mentally एक pressure आ गया। सो नहीं पाई